Good morning students, welcome once again. Let's start our unit 14 बायोमोलिक्यूल्स। तो हम मोनोसेकेराइड्स के बारे में हम देख चुके थे। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं? डाई मतलब दो, सेकेराइड्स मीन्स शुगर। जिसमें दो शुगर यूनिट होती है उसको हम डाइसेकेराइड्स बोलते हैं। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो यू हैव ऑलरेडी रीड दैट डाइसेकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विथ वाटर, या वाटर में डिसोल्व कर दो। तो डाइसेकेराइड जब रिएक्शन करेगा वाटर के साथ में विथ डाइल्यूट एसिड और एंजाइम, वाटर में थोड़ा सा आपको एसिड या एंजाइम मिलाना होगा जिससे कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ आइदर द सेम, आपको दो मॉलिक्यूल मिलेंगे, या तो दोनों सेम होंगे या डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स होंगे। दोनों सेम यूनिट हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। द टू मोनोसेकेराइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय ऑक्साइड लिंकेज। तो जो डाइसेकेराइड में होता है, दोनों दो मोनोसेकेराइड होते हैं ना, दोनों आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं ऑक्साइड लिंकेज के थ्रू। किसके थ्रू? ऑक्साइड लिंकेज के थ्रू एक दूसरे से, फॉर्म बाय द लॉस ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल, जिससे कि एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है। एंड सच ए लिंकेज बिटवीन टू मोनोसेकेराइड यूनिट थ्रू ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये दो ऑक्सीजन के बीच में जो लिंक प्रेजेंट होता है उसको हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। उसको एग्जाम्पल से समझेंगे वो बेटर समझ में आएगा। सुक्रोज, सुक्रोज आपको पता ही है, ये वही शुगर है जो हम खाने में यूज़ करते हैं। वन ऑफ द कॉमन डाइसेकेराइड इज सुक्रोज। ये रहा सुक्रोज का फार्मूला C12H22O11। इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया रिएक्शन विथ वाटर, तो आपको दो यूनिट मिलेंगी। एक तो मिलेंगी अल्फा डी ग्लूकोज की C6H12O6, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज, एंड C6H12O6 दिस इज बीटा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए और बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। तो ये वाटर में डिसोल्व होकर ये दो यूनिट आपको मिलेगा, और ये दोनों डिफरेंट है। अल्फा डी ग्लूकोज अलग है और बीटा डी फ्रक्टोज अलग है। अब ये जो सुक्रोज का स्ट्रक्चर हमको समझना है मेनली, सुक्रोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखो, ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलके बना है। इन दोनों के बीच में एक लिंक होता है। वो लिंक क्या होता है? ये है लिंक। देखो, ये है अल्फा डी ग्लूकोज, ये कार्बन नंबर 1 है, दिख रहा है आपको? दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। इसका स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो दिस इज द, ये कार्बन नंबर 1 है, ये अल्फा वाला फॉर्म है। अल्फा वाले फॉर्म में क्या होता है? यहाँ पर ये OH नीचे की तरफ होता है, तो हमने इसको, इस ऑक्सीजन को यहाँ सेंटर में रखा, इधर, ये दिख रहा है आपको। और ये है आपका बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा डी फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 देख रहे हैं हम। कौन सा देख रहे हैं? कार्बन नंबर 2। ये CH2OH कार्बन नंबर 1 पे है और ये नीचे की तरफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ से क्या है, इन दोनों के बीच में इस तरह से लिंक बनेगा 1 पोजीशन पे और 2 पोजीशन पे। और बाकी स्ट्रक्चर आपको बनाना आना याद होनी चाहिए, तो पूरा स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। और ये जो बीच में ऑक्सीजन लिंकेज दिख रही है, देखो ये डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन दोनों के बीच में एक लिंक होता है। ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ये पूरा का पूरा सुक्रोज इस तरह से होता है। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज मिलकर दोनों के बीच में एक लिंक होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये जो ऑक्सीजन वाली लिंक दिख रही है कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 2 पर, ये दोनों जब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज जब आपस में लिंक होते हैं, तो यहाँ से इस जगह से 1 वाले कार्बन से और इस 2 वाले कार्बन से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। ये वाटर मॉलिक्यूल देखो रिमूव हो रहा है। ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ठीक है? बनाने की प्रैक्टिस करें। बनाना मैंने सिखाया था आपको किस तरह से बनाना है। नेक्स्ट है आपका इसी में सुक्रोज कैसा होता है? सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। मैंने बताया था डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में मूव करेगा, घुमाएगा। बट आफ्टर हाइड्रो सुक्रोज के साथ मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और ऑप्टिकल एक्टिव क्या होते हैं ये आपको पता ही है। तो सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस, लेकिन हाइड्रोलिसिस करने के बाद गिव्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज। तो देखो, ये अल्फा डी ग्लूकोज होता है। ये तो ग्लूकोज जो कैसा होता है, देखो ये प्लस का साइन से आपको पता चलेगा। हाइड्रोलिसिस करने के बाद में आपको ये D प्लस वाला है, मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज मिलेगा, और ये माइनस वाला है, ये क्या है? लीवो रोटेटरी। तो आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी दो अलग अलग कंपाउंड मिलेंगे। तो सिंस द लीवो रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज इज -92.4, तो ये जो लीवो रोटेशन है इसका कितना है? -92.4 डिग्री ज़्यादा है, इज मोर देन डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ +52.5 डिग्री। तो ये वाला रोटेशन ज़्यादा है, लीवो रोटेशन वाला, ये 92 है प्लस, और ये वाला ग्लूकोज का कम है।
तो ये जो मिक्सचर होगा दोनों वाटर में प्रेजेंट होंगे, मिक्स रहेंगे। ये मिक्सचर कैसा होगा? ओवरऑल लीवो रोटेटरी होगा। मिक्सचर कैसा होगा? ओवरऑल लीवो रोटेट। देखो ये इसका लीवो रोटेशन कितना -92.4 है फ्रक्टोज का, और ग्लूकोज का डेक्स्ट्रो रोटेशन कितना है? +52.4 डिग्री। तो ये ज़्यादा है फ्रक्टोज का, तो ओवरऑल मिक्सचर कैसा होगा आपका? लीवो रोटेटरी होगा। 10 इस प्रकार हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन। जब सुक्रोज का आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि साइन जो था पहले डेक्स्ट्रो रोटेशन था, अब जब आपने उसका हाइड्रोलिसिस कर दिया है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेशन से लीवो रोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह के जब एक रोटेशन दूसरे रोटेशन में कन्वर्ट हो जाए आफ्टर हाइड्रोलिसिस, उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। जब डेक्स्ट्रो रोटेशन हो और डेक्स्ट्रो रोटेशन आफ्टर हाइड्रोलिसिस कन्वर्टेड इनटू लीवो रोटेशन, इट इज़, या लीवो रोटेशन है तो डेक्स्ट्रो में कन्वर्ट हो जाए, अपोजिट भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है था। अब एक और है आपका डाइसेकेराइड का ये स्ट्रक्चर, और आपको याद रखना है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। माल्टोज अनदर डाइसेकेराइड। माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज। ये 2 अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। 2 अल्फा डी ग्लूकोज होता है जिसमें इन विच C1 ऑफ 1 ग्लूकोज इज लिंक टू द C4 अनदर ग्लूकोज। देखो ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये कार्बन नंबर 1 से, और ये अल्फा डी ग्लूकोज दूसरा वाला कार्बन नंबर 4 से लिंक रहेगा। तो 1 और 4 के बीच में लिंकेज होता है। और ये लिंकेज कौन सा है? ये लिंकेज आप देखो 1 और 4 वाली पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे ये OH ग्रुप नीचे होता है और 4 पोजीशन पे भी OH ग्रुप नीचे की तरफ होता है, इसलिए हमने इसको इस तरह से ड्रॉ किया है। यहाँ से बीच में वाटर मॉलिक्यूल होगा, और इस 1 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज में लिंकेज होती है। इस लिंकेज को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, तो C1 C4 लिंकेज होती है, इसको हम C1 C4 लिंकेज के नाम से भी जानते हैं। अब द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस्ड एट C1 ऑफ सेकंड ग्लूकोज। अब आप देखो ये जो दूसरा ग्लूकोज आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये 1 पोजीशन पे ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये फ्री होता है। मतलब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा जो कि फ्री पोजीशन में होता है। द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस्ड एट C1 ऑफ सेकंड ग्लूकोज इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर ये फ्री पोजीशन में रहेगा एल्डिहाइड ग्रुप। 1 पोजीशन पे एल्डिहाइड होता है ना, देखो आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ मैं इस स्ट्रक्चर को। देखो ये देखो, ये वाला 1 पोजीशन पे ये ग्लूकोज का एक ये ओपन चेन स्ट्रक्चर भी होता है ना, ओपन चेन स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होता है ना। तो एल्डिहाइड ग्रुप फ्री रहेगा इस वाले स्ट्रक्चर में, माल्टोज वाले में, ये माल्टोज का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर जब ये सॉल्यूशन के अंदर ये एल्डिहाइड ग्रुप के फॉर्म में रहेगा, ये फ्री रहेगा। अब ये इसका मतलब क्या है? द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस्ड एज C1 ऑफ सेकंड ग्लूकोज इन सॉल्यूशन एंड इट शोज रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी। और इस तरह से ये रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी को शो करेगा। सो इट इज़ ए रेड्यूसिंग शुगर, इसलिए ये एक रेड्यूसिंग शुगर होगा। रेड्यूसिंग शुगर होगा, मैंने बताया था कौन सा रेड्यूसिंग है कौन सा नॉन रेड्यूसिंग है, तो ये याद रखें। थर्ड एग्जाम्पल है आपका दिस लैक्टोज। ये क्या है? लैक्टोज इज कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर। ये एक मिल्क शुगर भी होती है। सिंस दिस डाइसेकेराइड इज फाउंड इन मिल्क, इट इज कंपोज्ड ऑफ, किससे मिलके बना होता है? ये बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, इन दोनों से मिलके बना होता है। कौन सी लिंकेज होती है इसमें? C1 C4, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4। C1 कौन सा है? बीटा डी गैलेक्टोज का C1 है, बीटा डी गैलेक्टोज का C1 कार्बन, और बीटा डी ग्लूकोज का C4 कार्बन। अब देखो ये बीटा डी, ये ग्लूकोज है, ये इस तरह से होता है ना। अब देखो ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज में क्या फ़र्क होता है? आप देखोगे ये टॉप पोजीशन पे CHO ग्रुप है, दूसरे कार्बन पे भी OH इस तरफ है, थर्ड वाले पे भी हाइड्रोजन इधर है, इन दोनों को देखो, थर्ड इधर है, इधर है। फोर्थ पे आप देखोगे इस वाले कार्बन पे ये ग्लूकोज है, यहाँ पर डिफरेंसेस है सिर्फ। ये OH ग्रुप यहाँ पर देखो ये राइट साइड में है, और बीटा डी गैलेक्टोज में OH ग्रुप राइट साइड में होता है। सिर्फ इतना सा फ़र्क है, बाकी दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। ये OH ग्रुप, ये OH ग्रुप, ये CH2OH ग्रुप, CH2OH। तो ये 1 2 3 एंड 4th पोजीशन पे डिफरेंसेस होता है बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज में। तो अब ये देखो बीटा डी गैलेक्टोज मैंने ये बनाया हुआ है यहाँ पर, कि 4 नंबर पे आपको डिफरेंसेस लगाना है। OH ग्रुप टॉप में रहेगा इधर, है ना। तो
अब देखो C1 और C4 लिंकेज है, तो बीटा डी गैलेक्टोज का तो हमको C1 कार्बन लेना है, बीटा वाला फॉर्म है। बीटा वाले फॉर्म में ये ऑक्सीजन ऊपर, ये OH ग्रुप ऊपर की तरफ रहता है बीटा वाले फॉर्म में, तो हमको इस ऑक्सीजन को इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ लाना है। ये ऐसा लाइन खींचेंगे, फिर ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे। और ये बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज में ये 4th पोजीशन पे OH नीचे की तरफ रहेगा, तो इसको नीचे की तरफ ले जाना। ये इस तरह से एक लिंक बन जाएगा, ये ऑक्सीजन लिंकेज। इस लिंकेज को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ लैक्टोज। ओके, दिस इज नोन एज मिल्क शुगर। नाउ अब हमारे पास ये पॉलीसेकेराइड्स भी दे रखा है। ये देखो, ये चैप्टर 14 है, जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है, वो उसके बारे में जानकारी दे रखी है। देखो, हमको ओलिगोसेकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज को रिड्यूस करना था, लेकिन ये मुझे समझाना ज़रूरी था थोड़ा, तो मैंने समझा दिया आपको। तो ये आप एक बार देख लेना। पॉलीसेकेराइड्स में हमको स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन को रिड्यूस करना है, लेकिन आप इसको बुक से एक बार पढ़ जरूर लेना। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट बहुत ही छोटा सा एक पैराग्राफ का टॉपिक है, ये आप पढ़ लेंगे खुद ही। विटामिन्स में इसका क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन को रिड्यूस करना है, कम करना है। एंजाइम, हार्मोन्स एंड एलिमेंट्री आइडिया एक्सक्लूडिंग इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। और ये पॉलीमर में एंटायर चैप्टर रिड्यूस हुआ है, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में एंटायर चैप्टर। तो ये जो आपको दिख रहा है, मैं पॉलीसेकेराइड आपको बुक से दिखा रहा हूँ, ये आप खुद से इसको पढ़ें, एक बार ज़रूर पढ़ लेना। बहुत ही सिंपल है, आपको एक बार में समझ में आएगा। नहीं आएगा तो मैं आपका डाउट सेशन वाले उसमें इसको क्लियर कर दूंगा। ये देखो, एक तो आपको स्टार्च देखना है और सेल्यूलोज देखना है, ठीक, और एक और है ग्लाइकोजन, ये देखना है। अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। या बायोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन बायो में आपने इनको सिर्फ डेफिनेशन और ये थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन अब हमको इसको थोड़ा इनका स्ट्रक्चर समझना है। केमिस्ट्री में मेनली स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल फॉर्मूले। तो देखते हैं सबसे पहले प्रोटीन होते क्या हैं। प्रोटीन आर द मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ द लिविंग सिस्टम। चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन्स आर मिल्क। प्रोटीन हमको कहाँ कहाँ से मिलता है? मिल्क से, दूध में, चीज़, पल्सेस, दालों में होता है, पीनट्स, फिश, मीट, इटीज, इनमें प्रोटीन अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। दे अकर्स इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हमारी पूरी बॉडी में पाया जाता है। एंड फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। ये सबसे फंडामेंटल होता है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी प्रोटीन से मिलकर बना है और फंक्शन भी ये करता है। दे आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। ये हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। द वर्ड प्रोटीन कहाँ से लिया गया? वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब था प्रोटियोज, विच मीन्स प्राइमरी, जिसका मतलब था प्राइमरी और ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। इसका मतलब था प्रोटियोज और प्राइमरी और ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। जितने भी प्रोटीन होते हैं वो पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर क्या होती है? एक लॉन्ग चेन होती है अल्फा एमिनो एसिड्स के। बहुत सारे अल्फा एमिनो, एक अल्फा एमिनो एसिड, फिर दूसरा अल्फा एमिनो एसिड, तीसरा, चौथा, ऐसे हजारों अल्फा एमिनो एसिड आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ये आप पहले भी देख चुके होंगे बायोलॉजी में शायद, है ना। जैसे एक अल्फा एमिनो एसिड है, फिर दूसरा अल्फा एमिनो एसिड है, फिर थर्ड अल्फा एमिनो एसिड, फोर्थ, ऐसे बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड मिल जाते हैं और एक लंबी सी चेन बना लेते हैं। पॉलीमर का मतलब क्या होता है? एक चेन होती है लंबी सारी। पॉली मतलब बहुत सारे, मर मतलब यूनिट। अब हम देखते हैं एमिनो एसिड क्या होते हैं। सबसे पहले हमको प्रोटीन को समझने से पहले एमिनो एसिड पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अमीनो एसिड से मिलके ही प्रोटीन बनते हैं, है ना। तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली प्रोटीन का भी पता होगा। तो अमीनो एसिड देखते हैं पहले। सो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड नाम से मालूम पड़ेगा। एक एमिनो मतलब एमीन ग्रुप, NH2 ग्रुप, अमीनो ग्रुप, और एसिड मतलब COOH ग्रुप। तो ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा कंपाउंड जिसमें NH2 ग्रुप भी हो, एमीन ग्रुप भी हो और कार्बोक्सिल ग्रुप भी हो, दोनों ग्रुप प्रेजेंट हो। एक तो अमीनो ग्रुप NH2, कार्बोक्सिल ग्रुप COOH। ये दोनों ग्रुप जब प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको बोलते हैं एमिनो एसिड, सिंपल। अब डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द अमीनो ग्रुप की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में अगर हम अमीनो ग्रुप की पोजीशन देखें तो अमीनो एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड। हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं अल्फा अमीनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड, गामा एमिनो एसिड, डेल्टा एमिनो एसिड एंड सो ऑन। लेकिन हमको अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ना है तो इसमें सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड्स ही होते हैं। देखो, पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, तो इसी के बारे में जानकारी। अब देखो, ये है यहाँ पर R, ये है इसका फॉर्मूला, एमिनो एसिड का जनरल फॉर्मूला। देखो, ये R ग्रुप होगा एक तो,
ये कोई सा भी R ग्रुप चलेगा यहाँ पर। ये है COOH ग्रुप, ठीक है, ये COOH ग्रुप। इस COOH ग्रुप के पास वाला कार्बन कहलाता अल्फा कार्बन, है ना, तो ये वाला अल्फा कार्बन है और अल्फा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, दिख रहा है, ये COOH ग्रुप के पास वाला कार्बन कहलाता अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के ऊपर लग रहा है आपका NH2 ग्रुप, अमीनो ग्रुप, एमीन ग्रुप, इसीलिए इसको नाम दिया गया है हमने अल्फा एमिनो एसिड। और R यहाँ पर एक साइड चेन है जो कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड सो ऑन, कोई सी भी चेन हो सकती है, ठीक। तो ओनली अल्फा एमिनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। जब हम प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं रिएक्शन विथ वाटर, प्रोटीन की रिएक्शन हम करवाते हैं वाटर के साथ में, तो हमको सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड मिलता है एज ए प्रोडक्ट। दे में कंटेन अदर फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो, इसमें दूसरे फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब हम एक चीज़ देखते हैं, ऑल अल्फा एमिनो एसिड्स हैव ट्राइबल नेम्स। सभी अल्फा एमिनो एसिड्स का एक ट्राइबल नेम होता है विच यूजुअली रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड। जैसे ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड होता है, इस फॉर्म इज सो नेम्ड सिंस इट हैज स्वीट टेस्ट। ग्लाइसिन नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये स्वीट इन टेस्ट, ये स्वाद में मीठा होता है। ग्रीक ग्लाइकोस का मतलब होता है मीठा, ग्लाइकोस का मतलब क्या था? मीठा, इसलिए इसका नाम ग्लाइसिन पड़ा है, तो ये आपको खाने में मीठा लगेगा। टायरोसिन वाज फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम चीज़। टायरोसिन को पहली बार कहाँ से निकाला गया था? चीज़। ग्रीक वर्ड होता है टायरोस, का मतलब होता है चीज़। तो अमीनो एसिड्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय 3 लेटर सिंबल। अमीनो एसिड को हम 3 लेटर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सम टाइम 1 लेटर सिंबल इज यूज्ड, कभी कभी एक सिंगल लेटर का सिंबल भी यूज़ किया जाता है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमनली ऑकरिंग अमीनो एसिड अलोंग विथ 3 लेटर एंड 1 लेटर। 3 लेटर का सिंबल और 1 लेटर का सिंबल यहाँ पर दिया हुआ है। 3 लेटर सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो एंड ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय 1 लेटर सिंबल। तो अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल देने जा रहा हूँ एमिनो एसिड्स की, ये आपको याद करनी है, ओके। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट समय आने पे बताए जाएंगे। अभी फ़िलहाल आप पूरी याद करें, इसको समझें, इनके स्ट्रक्चर को। देखो टेबल 14.2 नेचुरल अमीनो एसिड्स। देखो ये फार्मूला होता है अमीनो एसिड का, एक R ग्रुप होता है ना, एक साइड चेन होती है, एक COOH ग्रुप होता है, ये CH ग्रुप है। इस वाले को, ये जो मैंने बनाया ना, ये वाला, ये इसको इस तरह से बनाया गया है यहाँ पर, ठीक। ये अमीनो ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है ना, ये यहाँ पे अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और एक अमीनो ग्रुप है और COOH ग्रुप। तो अब ये R की पोजीशन बदलती रहेगी, इस R की जगह हम अलग अलग ग्रुप रख के देखेंगे और अलग अलग आपको अमीनो एसिड मिलते जाएंगे। बाकी ये वाला हिस्सा तो एज इट इज़ रहेगा, ये वाला। सबसे पहला है आपका ग्लाइसिन। देखो ग्लाइसिन में इस R की जगह पे होगा हाइड्रोजन। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ साइड चेन, ये जो एल्काइल ग्रुप है, इसका 3 लेटर का सिंबल क्या था? GLY। जी आपको कैपिटल लेना है, बाकी 2 लेटर स्मॉल लेना। 1 लेटर सिंबल इसका सिंपल है G। देन एलेनिन, एलेनिन इस R की जगह पे आप रखोगे, क्या रखोगे? CH3 ग्रुप रखोगे, तो ये AL है, एलेनिन इसका शॉर्टकट बनेगा। एंड देन A। वेलिन, वेलिन में ये ग्रुप देखो, आपको कौन सा ग्रुप दिख रहा है? ये है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, दिख रहा है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप, CH3 होल थ्राइस। तो इस R की जगह पे आप इस कार्बन CH और ये वाला ग्रुप रखोगे। ल्यूसिन, यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, तो आप इसकी जगह आइसोब्यूटाइल ग्रुप रखोगे इस R की जगह पर। देन ल्यूसिन एंड इसका सिंबल है L। ये पूरी टेबल आप देख लेना, आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करें। आइसोल्यूसिन, ये देखो ये आइसोल्यूसिन दिख रहा है, सी दिस इज आइसोल्यूसिन, ठीक। इसका सिंबल है ILE, आई। आर्जिनिन, देखो अब इनमें ये आप एक चीज़ देखोगे, आप यहाँ से देखो स्टार्टिंग से ये स्टार लगे हुए हैं ना, ये स्टार लगा हुआ है, इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है। तो ये जितने भी स्टार लगे हुए ग्रुप हैं, ये स्टार लगा हुआ है इधर इधर, इनका मतलब क्या है? इनका एक स्पेशल मतलब है, ठीक है। इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, ओके। इसेंशियल अमीनो एसिड, तो आप इस टेबल को पहले देखें, अच्छे से समझें, उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो आर्जिनिन में देखो, इस R चेन की जगह पे हमको ये ग्रुप रखना है, इसका सिंबल है ARG, शॉर्टकट में सिर्फ R। लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पर्टिक एसिड, ग्लूटामाइन, एस्पैरजिनिन, थ्रियोनिन, सीरीन, सिस्टीन, मिथायोनिन, फिनाइलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, प्रोलिन। तो इस
ये है आर ग्रुप। इस आर की जगह पे आप इतने सारे ग्रुप रखकर 20 अलग अलग तरह के इसेंशियल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बना सकते हो। इस टेबल में एक बार स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट की तो ज़रूर कर ही लेना। बाकी नेक्स्ट सेक्शन में वी विल डिस्कस्ड व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन वी विल डिस्कस, एंड देन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एंड देन हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो 2 या 3 में ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद। सभी इसकी प्रैक्टिस करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।